हेलो। यूपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था के इस टॉपिक को आज से हम यहाँ पर PT45 श्रृंखला में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी पॉलिटी के गवर्नेंस के टॉपिक को मेरे साथ यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, पढ़ने वाले हैं, डिटेल से सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक होमवर्क भी आपका रहेगा थोड़ा सा। देखिए, पॉलिटी और गवर्नेंस में जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हम पॉलिटी को कवर जिस तरीके से करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दो तरीके के एस्पेक्ट हैं। आपका रिवीजन जो पर्पस है यहाँ पे करंट अफेयर्स के इस वीडियो को देखने का फायदा आपको सबसे ज्यादा उस तरीके से मिल सकता है कि आप यहाँ पर एक इंटरलिंकिंग मेथड को लेकर साथ में चलें। अर्थात जो भी मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड आपको जीएस में भी जो भी कंटेंट है आपको उनको भी यहाँ पर साथ साथ पढ़ते चलिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका छूटना नहीं चाहिए। पॉलिटी का देखा जाए तो खासकर आपको कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाते हैं और करंट ओरिएंटेड के हिसाब से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन रहे हों, संविधान के स्तर कोई संशोधन हो, संसद में पेश किए गए विधेयक हों, या किसी प्रकार के नीतिगत जो फैसले लिए गए हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि लोगों के जीवन, जनजीवन या शासन व्यवस्था में किसी तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं। इसके अलावा संस्थागत स्तर पर देखे जाए तो जो विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां होती हैं वो यहाँ पर आपको देखे जाए तो क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। कुछ विवाद भी लगातार चर्चा का विषय बन जाते हैं, जो कई बार यहाँ पर पक्ष विपक्ष को लेकर, पार्टियों को लेकर, राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री को लेकर, केंद्र वर्सेस राज्यों को लेकर के भी आपको मुद्दे विवाद का विषय रहते हैं। तो ऐसी ही घटनाक्रमों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। डिटेल से सारी चीजों को पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही कंप्लीट करते चलेंगे। ऑलरेडी आपका एनवायरमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। पॉलिटी का सीरीज आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद फिर ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पॉलिटी के संदर्भ में यहाँ पर जो राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था के टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला एक टॉपिक यहाँ पर है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के देखिए डिसीजंस होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। वो सीधे क्वेश्चन के रूप में ना पूछे जाएं, तो जिस टॉपिक से जुड़े हुए डिसीजंस आते हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो चलिए समझते हैं क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, निवारक निरोध को केवल एक असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया है। और ये किस संदर्भ में कहा गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, इसका अर्थ होता है कि अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष यहाँ पे खतरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अर्थात उसने कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन इस आशंका में कि वो ऐसा कर सकता है, इस आधार पर ही किसी को गिरफ्तार करना। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध जिसने नहीं किया है, लेकिन अपराधिकारियों को लगता है कि ऐसा वो कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा भविष्य में किसी खतरे को उत्पन्न करने की समस्या या अपराध को अंजाम देने जैसी चीजों के संदर्भ में उन्हें हम गिरफ्तार करते हैं। अब देखा जाए तो एक यहाँ पर आप इस पर नजर रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है या निवारक निरोध जो है, किन किन आधारों पर गिरफ्तार ऐसा मतलब किसी को किया जा सकता है। पहला, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में कोई खतरा उत्पन्न कर रहा हो या कर सकता हो। दूसरा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा के संदर्भ में भी हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरा, लोक व्यवस्था के संदर्भ में कोई खतरा यहाँ पर उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न हो रही हो या ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति है। और चौथा, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामलों में। हम इन सभी मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर अर्थात किसी को गिरफ्तार यहाँ पर किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को किन आधारों पर लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, इनको यहाँ पर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किन किन आधारों पर हम किसी को गिरफ्तार या किया जा सकता है, सिर्फ इस आशंका के दृष्टिकोण से। आइए समझते हैं यहाँ पर कुछ एक पहलू को, इसके अंतर्गत क्या प्रविधियां हैं, किस तरीके की कानून व्यवस्था या किस तरीके से हम इसे लागू करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए, ठीक है, उसे हिरासत में रखा जा सकता है। सबसे जरूरी एक पहलू यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप पे मुकदमा बिना चलाए ही आपको क्या सकते हैं, रख सकते हैं। काफी समय तक यहाँ पर मुकदमा चलाए बिना हिरासत में रख सकते हैं। अब देखा जाए तो इसके संदर्भ में हमारा फिर याद आ जाता है मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें यहाँ पर क्या कहता है कि एक तरीके के इस तरह के स्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक स्थिति आपको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा भी ये प्रदान करता है। यह सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, जो कि अनुच्छेद 22(3) के तहत यहाँ पर इसका वर्णन भी है।
अब देखिए निम्नलिखित कुछ कानून है जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान भी किए गए, तो किन किन कानूनों के तहत लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये सारे प्रावधान किन किन कानूनों में है, तो दंड प्रक्रिया संहिता में है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत, और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भी धारा 151 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान यहाँ पे करती थी। ये चारों कानून जो है लागू करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन कानूनों के तहत किसी पर लगाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे एस्पेक्ट। चलिए अगला एक ऐसा ही और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट आता है, जिस तरीके से चीजों को अगर हम देखें काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चा का विषय ऐसे कानून होते हैं जो कि अलग प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर के हैं, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधियां क्या होती हैं ये। देखिए हाल ही में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को यूएपीए 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। तो समझना यह भी है कि यूएपीए होता क्या है। देखिए यूएपीए जो है 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियम यहाँ पर किया गया था। साथ ही ये अधिनियम देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से संबंधित है। यूएपीए के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए दोनों के द्वारा यहाँ पर की जाती है, और इस अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के लिए इसमें 2004, 8, 12 और 19 में यहाँ पर समय समय पे संशोधन भी किए गए। तो देखा जाए तो ऐसी गतिविधियां जो मूल रूप से सुरक्षा के संदर्भ से कह सकते हैं कि एक ऐसे संकेत उत्पन्न करे जो सुरक्षा के लिए यहाँ पे समस्या उत्पन्न करते हो, आतंकवादी गतिविधियां हैं या उनसे जुड़े संगठन हैं, उन पर एक तरीके से आपको देखा जाए तो कंट्रोल करना, उनको प्रतिबंधित करना, उनकी क्रियाविधियों पर और कह सकते हैं कि वित्त इत्यादि अकाउंट इत्यादि को फ्रीज करना, ये सारी कुछ गतिविधियां यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूएपीए 2019 के अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उन पहलुओं को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट का जो संशोधन हुआ 2019 में हुआ है। देखिए सबसे पहले कि आतंकवादी घोषित करने की शक्ति है, ठीक है, इस कानून के तहत किसे घोषित किया जा सकता है और किसके तहत, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूएपीए के तहत यहाँ पे आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा किसी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या फिर उसमें भाग लेता है, दोनों तरह गतिविधियों में आतंकवादी घोषित हो सकते हैं। आतंकवाद के लिए तैयारी करता है या आतंकवाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं या किसी अन्य प्रकार से यहाँ आतंकवाद में शामिल है, अर्थात आतंकवाद के किसी भी स्वरूप में अगर आप स्थिति में हैं, चाहे वो उस घटना को अंजाम दे रहे हो, चाहे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनका सहयोग कर रहे हैं या उन्हें वित्त की सहायता या किसी भी तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अधिनियम सरकार को उपयुक्त आधार पर दोषी व्यक्तियों को भी यहाँ पे आतंकवादी के रूप में घोषित करने का यहाँ पे अधिकार देता है। तो पहला तो एस्पेक्ट ये है। दूसरा यहाँ पे देखिए पॉइंट है, एनआईए के द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है। जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक से पूर्व मंजूरी यहाँ पर जरूरी है। तीसरा, एनआईए के द्वारा इसमें जांच की जाती है, जिसमें देखा जाए तो डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के द्वारा इसमें जांच की जा सकती है। यह अधिकारी, यह अधिनियम एनआईए में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामलों की जांच करने का भी यहाँ पे अधिकार देता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो कुछ कन्वेंशन है जो इसके तहत यहाँ पे लागू है, उनसे जुड़े हुए हैं कि मूल अधिनियम के तहत 9 संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997, बंधक बनाने के विरुद्ध कन्वेंशन 1979 आज भी इसमें शामिल हैं। और यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के संदर्भ हेतु यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को भी इसमें जोड़ा गया है। तो कई अलग अलग कन्वेंशन के तहत आतंकवादियों को लेकर जो व्यवस्थाएं लागू हैं, जो कानून लागू हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको भी इसमें यूएपीए के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये है आपका यूएपीए, इसको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इसमें है आरटीबीएफ। यहां पर देखा जाए तो राइट टू बी फॉरगेटन, ये एक काफी चर्चा का विषय रहा पिछले साल। यहां पर देखा जाए तो राइट टू फॉरगेटन का मतलब यहाँ पे क्या है, भुला दिए जाने का अधिकार क्या है। कई सारे अधिकार आपने पढ़े होंगे, एक और यहाँ पे अधिकार जो चर्चा का विषय बना वो है भुला दिए जाने का अधिकार। ये कैसा अधिकार है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ नया एस्पेक्ट यहाँ पर जुड़ा है।
देखिए चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट के पास था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक अपना जो डिसीजन यहाँ पे दिया है कि अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का यहाँ पर निर्देश दिया है। ठीक है, मामला देखिए यहाँ पे जो था कि एक दंपति ने अपनी अपनी से जुड़ी हुई गतिविधियों को जो कि इंटरनेट पे यहाँ पर उपलब्ध थी उनको यहाँ पर हटाने का निर्देश दिया है, उन्हें भुला दे जाने का संदर्भ में यहाँ पर दलील दायर की थी, जिसे फाइनली वहां पर उनके पक्ष में डिसीजन दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में और समझते हैं क्या है ये। तो देखिए आरटीपीएफ के संदर्भ में, आरटीपीएफ है कि इंटरनेट और सर्च इंजन पर, ठीक है, जैसे गूगल है, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। ठीक है, आवश्यक और प्रासंगिक नहीं रह जाती है तो ऐसी जानकारी को आप सर्च इंजन से, गूगल से या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां वो सभी को देखी जा सकती है, सभी उसे देख सकते हैं, उसे वहां पे हटाए जाने के संदर्भित जो एक तरीके का डिसीजन दिया गया वही है भुला दिए जाने का अधिकार। क्योंकि नेट पर अगर आपको पड़ा है तो कभी भी देखा जा सकता है, कभी भी उसे सर्च किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में वो आपका मामला हो सकता है 10-20 साल पुराना हो, लेकिन वो बार बार वहां पर आपको हाईलाइटेड भी हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का डेटा वो है वो परेशान भी हो सकता है ऐसी चीजों से। तो इसीलिए यहाँ पे भुला दिए जाने अधिकार के तहत यहाँ पर ऐसे डेटा को यहाँ पे हटाए जाने के संदर्भ में डिसीजन दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर और समझते हैं। देखिए भुला दिए जाने का अधिकार जो है वो निजता के अधिकार जैसे मुद्दे को संदर्भ में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी एक बड़ा मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में आरटीपीएफ और राइट टू प्राइवेसी जैसे जो मुद्दे हैं उनमें थोड़ा सा तुलना करके मैं आपको समझा दूं। देखिए निजता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्रदत्त किया जाता है। ठीक है, और ऐसी जानकारी इसमें शामिल है जो सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, तो निजता के अधिकार का संदर्भ क्या है कि कोई भी जो आपकी जानकारी, जो प्राइवेसी का जो मैटर करता था, आपकी जो निजी जानकारियां हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। उसके कह सकते हैं कि सार्वजनिक अगर होती है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर उसके विरोध में यहाँ पर उस आपको एक निजता का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है, और इसी को राइट टू प्राइवेसी कहते हैं कि आप कौन सी जानकारी को पब्लिक करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते हैं, कौन आपकी जानकारी को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, ऐसी चीजों को यहाँ पे विभेद किए जाने का अधिकार। दूसरी तरफ अगर हम देखें आरटीपीएफ का जो संदर्भ है, इसमें देखें ऐसी जानकारी को हटाना है जो निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब तीसरे पक्ष को उस जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। अर्थात कि एक समय तक मान लीजिए आपने कोई फोटो यहाँ पे अपलोड की है, ठीक है, आप वहां पर उसे हो सकता है अभी सब वहां पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब उसे कहते हैं कि प्राइवेट कर दिया जाए, या उस जानकारी को आप नेट से हटा देना चाहते हैं ताकि वहां पर अब उसे कोई देख ना सके। लेकिन हो सकता है उस इमेज को सर्च इंजन पे किसी और ने वहां पे अपलोड कर लिया हो, किसी ने डाउनलोड कर लिया, किसी अन्य तरीके से वहां पर आपको उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे राइट टू जो यहाँ पे आपको फॉरगेटन टू बी फॉरगेटन का यहाँ पे अधिकार दिया गया है, भुला दी जाने का अधिकार है। तो ऐसी जानकारी को हटाए जाने के संदर्भ में अधिकार है। तो दोनों तरीके की चीजें हैं, राइट टू प्राइवेसी भी यहाँ पर आपको है और राइट टू बी फॉरगेटन का भी यहाँ पर आपको अधिकार है। दोनों तरीके की स्थितियां यहाँ पर आपकी स्पष्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, भुला दिए जाने का अधिकार जो है आरटीबीएफ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के संदर्भ में कुछ एस्पेक्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिकवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो डिसीजन दिया है वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में इसे मान्यता दी गई है। आर्टिकल 21 के तहत देखिए ये मान्यता दी गई है, तो ये भी ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत इसे दिया गया है। तो आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरटीपीएफ कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, इसका तब उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए कब कब आप इसको नहीं लागू करा सकते हैं, जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य हो। ठीक है, ये तभी हटाई जा सकती है जबकि आपकी सामग्री, जिस सामग्री को हटाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो अप्रासंगिक हो जाए या अनावश्यक हो जाए। लेकिन अगर आवश्यक है, अर्थात किसी इन विधियों में आप उस सामग्री को नहीं हटा सकते, जैसे कि अव्यक्त की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के प्रयोग के लिए, कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, सार्वजनिक हित या लोक स्वास्थ्य हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, जनहित में सूचना का संरक्षण करने के लिए, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अध्ययन से या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, और कानूनी दावों को अमल में लाने, उनके क्रियान्वयन या कानूनी पक्ष को रखने के लिए। ऐसे अगर मामले उस तथ्य से जुड़े हुए हैं तो फिर ऐसी सामग्री को आप हटा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भुला दिए जाने के अधिकार के संदर्भ में लागू नहीं होगा। भुला दिए जाने का अधिकार जो है वो निजता के अधिकार से कैसे अलग है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किस पर आया है, और एट द लास्ट ये आरटीपीएफ होता क्या है।
चलिए यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को लेकर थोड़ा सा चर्चा का यहाँ पर विषय रहा है। तो ये आप काफी बार वैसे पढ़ते हैं पॉलिटी के संदर्भ से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि एजी पेरा रिवलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, ना कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, तो क्षमादान देने की शक्ति जो देखा जाए तो दोनों के पास है, राज्यपाल के पास भी है और आपके राष्ट्रपति के पास भी है। देखा जाए तो ये आपको क्षमादान देने की शक्ति संबंधी यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के संदर्भ में यहाँ पे प्रावधान हम देख लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 72 है वो राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान देने का अधिकार देता है। किन किन मामलों में? जैसे कि किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में। दूसरा, कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड या सजा के मामले में। तीसरा, मृत्यु दंड के मामले में। और चौथा, राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है वो यहां पर देखा जाए तो कुछ चीजों पर लागू, अर्थात कुछ अलग अलग तरीके से किस तरीके से क्षमादान वो दे सकते हैं उसके भी यहां पर आपके प्रकार बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्षमा है, फिर लघुकरण है, फिर परिहार है, फिर विराम है, फिर प्रतिलंबन है। तो 5 तरीके से यहाँ पे क्षमादान देने की यहाँ पर जो बात की गई है। पहले क्षमा यानी कि पॉर्डन, इसका मतलब क्या होता है? इसमें सजा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त कर दिया जाता है तथा अपराधी को पूरी तरीके से दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको पूरी जो भी सजा आपको दी गई है, जो भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो जो भी अपराध आप पर लगाया गया है उनको यहाँ पर आपको दोष सिद्धि के जो भी मामले सब हटा दिए जाएंगे। दूसरा होता है लघुकरण। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाए। लाइक कि आपको आजीवन कारावास, सश्रम कारावास दिया गया। सश्रम अर्थात कठोर, आपको परिश्रम भी कराया जाएगा और आपको हमेशा जेल में ही रहना है। तो वहां पर उसको आपको कम करा दिया जाए, लाइक वहां पे 14 साल कर दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए और इस तरह की गतिविधियां कर दी जाए। अर्थात आपके जो सजा के अवधि है उसको यहाँ पे कम कर देना। इसके साथ साथ परिहार है, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर देना। यानी कि जैसे कि सश्रम आपको कारावास है तो यहाँ पे सश्रम कारावास आजीवन के संदर्भ में है कि आपको मृत्यु तक वहां पे रहना है। उसमें यहाँ पे देखिए सश्रम रहेगा लेकिन आपको आजीवन नहीं रहना है, बल्कि आपको कुछ समय तक रहना है, वहां पे कुछ टाइम तक आपको कम कर दिया जाए। इसी तरीके से विराम की स्थिति है, रेस्पाइट है। इसमें विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले मूल सजा को ही कम कर दिया जाए, जो मतलब दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको कम कर देना। और प्रतिलंबन का मतलब होता है कि किसी भी सजा यानी विशेषकर मृत्यु दंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल देना। कि मृत्यु दंड हो सकता है कि आपको 1 महीने बाद दिया जाना है, उसको हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद, या ऐसा कुछ यहाँ पे कर दिया जाए। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखती है राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब राज्यपाल, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे राज्यपाल से जुड़ा हुआ था कि राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं क्या राज्यपाल के पास वो शक्ति है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 161 को जब आप पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चर्चा का विषय जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सीधा सीधा पूछ लेते हैं, फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है। आर्टिकल 161 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है और निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति से ये अलग शक्ति होती है। पहला, राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल अर्थात सैन्य मामलों के द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है, लेकिन उसे क्षमा नहीं कर सकता है। और राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को माफ करने, प्रलंबन करने, विराम या परिहार अथवा निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की उसके पास शक्ति होती है। तो राज्य सरकार द्वारा कोई भी इस तरह की सजा दी गई है तो उससे संदर्भ में इस तरह की क्षमा देने की शक्तियां जो हैं वो आपको राज्यपाल के पास हैं। तो देखिए शक्तियां यहाँ पर दोनों के पास हैं, राज्यपाल के पास भी और राष्ट्रपति के पास भी। चलिए, हमेशा देखिए जब भी आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो संसदीय समितियां हमेशा एक हाईलाइटेड मुद्दा बनता है। ठीक है, तो संसदीय समितियां यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से आपको काम करती हैं, इनका किस तरीके क्यों चर्चा का विषय बनती है। कई क्वेश्चन यहाँ पे संसदीय समितियों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में पूछी गई हैं। तो देखिए, राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल में ने संसदीय समितियों के कार्यबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो राज्यसभा के सभापति के समक्ष यहाँ पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। देखा जाए तो राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 में
निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है और अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का यहाँ पे प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें, राज्यसभा जो सचिवालय है वो राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करने वाला एक संगठन, एक इकाई के तौर पर होता है। दूसरी यहाँ पे संसदीय समितियों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, संसदीय समिति का अर्थ होता है संसद के सदस्यों की बनी एक ऐसी समिति जिसे सदन के द्वारा नियुक्त निर्वाचित किया जाता है। इसमें अध्यक्ष सभापति द्वारा या फिर उन्हें नामित किया जाता है। इसके साथ साथ संसदीय समिति की उत्पत्ति जो है वो ब्रिटिश संसद की देन है। ब्रिटिश संसद में सबसे पहले ये क्रियाविधियां होती थी, उसी को यहाँ पर भारतीय संसद की के संदर्भ में यहाँ पर अपनाया भी गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो संसदीय समितियां हैं उनके संदर्भ में आपको मैं बता दूं। देखिए, संसदीय समितियों का उद्देश्य होता क्या है, क्यों गठित की जाती हैं। देखिए, पहले की यहाँ पर वित्तीय विवेक को सुनिश्चित करने के संदर्भ में कितना की जो पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्च कहाँ, जैसे लोक लेखा समिति होती है जो कैग इत्यादि की रिपोर्ट्स की यहाँ पर जांच करती है। इसी तरीके से देखा जाए तो प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी करने के संदर्भ से गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से विस्तृत जांच सुनिश्चित करना और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना कि सरकार ऐसे तो काम नहीं कर रही है कि जो यहाँ पर आपको देखा जाए कानूनी तौर पे, यहाँ पर देखा जाए संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो उनका उल्लंघन कर रही हो। तो वहां पर लगातार संसदीय समितियों के द्वारा सरकार के कार्यों की जांच करते रहना, उनके द्वारा जो भी काम हो उनकी रिपोर्ट्स को देखना और उसके आधार पर यह सुनिश्चित करना कि सरकार की यहाँ पर उत्तरदायित्व जवाबदेही बनी रहे। और साथ ही साथ कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को एक बड़ी भूमिका निभाने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि कई सारी समितियों के जो सदस्य होते हैं या फिर उसके अध्यक्ष होते हैं वहां पर आपके विपक्षी दलों को यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक बेहतर सामंजस्य और नियंत्रण यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ देखिए, राज्यसभा सचिवालय के क्या काम होते हैं वो भी इसमें देख लीजिए। देखिए, राज्यसभा सचिवालय को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना यहाँ पर काम होता है। तो राज्यसभा जो सचिवालय है वो राज्यसभा के कार्यों के संदर्भ में जो सांसद होते हैं उनको यहाँ पे सहायता देना, उनके कार्यों के संचालन, प्रक्रियागत स्थिति, उत्तरों को तैयार करना, ये सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही के रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रकाशित करना और संसदीय समितियों की सेवा व अन्य सहायता यहाँ पे प्रदान करना, ये यहाँ पे काम होता है राज्यसभा सचिवालय का। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए, राज्यसभा सचिवालय के जो मुख्य कार्य के संदर्भ देखा जाए या हम कहें कि किस तरीके की जो समितियां होती हैं, मैं वो यहाँ पर आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे समितियां जो होती हैं वो दो तरीके की हैं। एक होता है यहाँ पे स्थायी समिति है, ठीक है, यह हेडिंग यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे समितियों के प्रकार होगा। तो देखिए, दो तरीके के हैं, एक यहाँ पे स्थायी समिति है और एक होती है तदर्थ समिति। जो स्थायी समिति होती है इसकी प्रकृति क्या होती है, स्थायी अर्थात कि ये आपको हमेशा रहती है, ये नष्ट नहीं होती है, अर्थात की एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी बात था कि इनका कार्यकाल बदलता जाएगा और इनके नए सदस्य में आते रहेंगे, लेकिन ये स्थायी रूप से यहाँ पर संचालित होती रहती है। एक बार बन गई है, हर कार्यकाल में हर लोकसभा राज्यसभा में यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इनका गठन समय समय पर किया जाता है और ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं। दूसरा देखा जाए, जो तदर्थ समितियां होती हैं इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात पर्टिकुलर इन्हें कुछ काम को करने के संदर्भ में इनको गठित किया जाएगा, जैसे ही वो काम हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर ये समाप्त हो जाती हैं। तो ये समितियां सौंपे गए कार्य को करने के पश्चात यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये है आपकी तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके कार्यों की स्थिति को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको वित्तीय समितियां हैं, मंत्रालय विभागों से संबंधित विभागीय स्थायी समितियां आती हैं, इसमें जांच पड़ताल करने वाली समितियां इसमें शामिल हैं, हाउस कीपिंग समितियां और सेवा समितियां इसमें आती हैं, सदन के दैनिक कार्यों को यहाँ पे संबंधित समितियां इसमें शामिल हैं, समीक्षा करने वाली, नियंत्रण रखने वाली समितियां, ये सारी समितियां आपको स्थायी समितियों के तौर पर जानी जाती है। चलिए, अगला यहाँ पे है प्रत्यायोजित विधान अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सुर्खियों में क्यों रहा है, चर्चा का विषय क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और यहाँ पे डिसीजन दिया है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की जो शक्तियां हैं वो मूल कानून के द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, मूल कानूनों से अधिक, अर्थात जो प्रत्यायोजित विधान का मतलब होता है एक उच्च पद के व्यक्ति के द्वारा अपने निचले स्तर के पद के व्यक्तियों को यहाँ पर कुछ अधिकार और शक्तियां प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो प्रत्यायोजित विधान की शक्तियां हैं वो मूल कानून के द्वारा दी गई शक्तियों से यहाँ पे अधिक नहीं हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह अधिकारातीत अर्थात अल्ट्रा कह सकते हैं वायरस की वायलेट है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता कि यहाँ पर आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, मूल अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में आप उन्हें नहीं प्रदान कर सकते हैं।
और ऐसा चीज होना भी नहीं चाहिए। देखा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? प्रत्यायोजित विधान। क्या होता है तो इसके बारे में देखिए कि यहां पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून अर्थात प्राथमिक विधान के द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं और ये कानून उस मूल कानून के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जैसा मैंने आपको कहा कि उच्च पदों के व्यक्ति के द्वारा निचले पदों को या अधिकारों को यहाँ पे प्रोवाइड कराना जिसके माध्यम से उन कार्यों का वो संपादन कर सके। अब इसमें देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यायोजित विधान जो है वो अमान्य होगा, अर्थात कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि आपको ये मूल कानूनों से यहाँ पर ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकते हैं, तो देखिए किन किन स्थितियों में ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे या ऐसी कौन कौन सी स्थितियां जहाँ पे प्रत्यायोजित जो विधान है वो यहाँ पे अमान्य हो जाएगा। देखिए यहाँ यदि मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का आप उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से। दूसरा, यदि नियम विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं या मूल अधिनियम के प्रावधानों के आप अनुरूप अगर नहीं है, ठीक है, मूल कानून में जो चीजें लिखी गई हैं आप प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से आप उसे बदल नहीं सकते हैं, आपको सेम एट इज इट यहाँ पर उस चीजों को लागू करना होगा, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियम या विनियमन को बनाने की विधायी क्षमता नहीं था, अर्थात जो व्यक्ति यह प्रत्यायोजित विधान कर रहा है यदि उसके पास उस तरह के कानून बनाने की शक्ति नहीं है तो फिर वहां पर वो प्रत्यायोजित विधान फिर मान्य नहीं होगा। इसके अलावा यदि मनमाने और बिना किसी कारण के प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान नहीं किया जा सकता, यदि मूल अधिनियम में ऐसा करने का प्रावधान है तो वह मान्य होगा। भूतलक्षी का मतलब देखिए होता है कि कोई कानून बनाया गया 2023 में, लेकिन आपने उसे कह दिया कि ये कानून आपको 2020 से ही लागू होगा, तो ऐसे जो भी मामले आपको पहले से उन सब पे भी, आप पुराने मामलों पे भी वही कानून आपने लागू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए भूतलक्षी वाले में नहीं लागू होगा प्रत्यायोजित विधान, हाँ अगर मूल कानून में ऐसा है तभी यह हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि विधायिका अपने अनिवार्य अस्थायी कार्यों को कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती है। तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि विधायिका का काम है तो विधायिका करेगी, उसे आप कार्यपालिका को नहीं सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी आपको स्पष्ट है कि विधायिका अपने कैसे कार्य अनिवार्य कार्य अर्थात जो उन्हें ही करने हैं वो कार्य आप विधायक कार्यपालिका को नहीं सौंपेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और कानून यहाँ पे आया है पेसा, ठीक है। पेसा जैसा कि आप सब जानते हैं ये काफी पहले ही आया हुआ है, चर्चा का क्यों फिर से विषय बना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका जो फुल फॉर्म है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पेसा कहते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए यहाँ पर नियमों को अधिसूचित कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस कानून को लागू करने की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की कुछ शक्तियां यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं को दी जाती हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास, पुनर्बहाली, गौड़ खनिज हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की जो शक्ति है, इस तरह की जो शक्तियां हैं वो ग्राम सभा को दी जाती है। दूसरा, शराब की बिक्री खपत को विनियमित प्रतिबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन, अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की भी जो शक्ति है वो किसको मिल जाएगी? यहाँ पर आपको ग्राम सभाओं को। इसके साथ साथ लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति भी इनके पास होगी। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति होगी। और भूमि के अधिग्रहण मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई हस्तांतरित भूमि पर कब्जा दिलाने की शक्ति भी यहाँ पर देखा जाए। ऐसी सारी शक्तियां देखी जाए तो आपको ग्राम सभाओं को मिल जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो ग्राम सभाओं को काफी यहाँ पर मजबूत बनाया गया है, उन्हें काफी शक्तिशाली बनाया गया है, काफी सारे यहाँ पे अधिकार दिए जा रहे हैं। और ये सभी चीजें जो होती हैं वो किसके तहत प्राप्त हैं? पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के तहत। देखिए जिलों के निर्माण और उत्साधन यानी क्रिएशन अबोलिशन के डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में यहाँ पर कुछ यहाँ पर चर्चा का विषय रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है।
जिलों का निर्माण और विघटन यहाँ पे कैसे किया जाता है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए, इस संबंध में संपूर्ण जो शक्ति है वो किसके पास होती है, राज्य सरकार में यहाँ पर देखा जाए तो निहित है। और राज्य सरकार जो है विधानसभा में कानून पारित करके केवल एक आदेश के माध्यम से यहाँ पर नए जिले का निर्माण कर सकती है, उसका विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को देखा जाए तो राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और इस मामले में केंद्र सरकार को कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। साथ ही देखा जाए किसी जिले या रेलवे स्टेशन का अगर नाम परिवर्तित करना होगा तब ऐसी स्थिति में आपको केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के एस्पेक्ट पूछे जाते हैं कि नए जिलों के निर्माण के संदर्भ में किसकी भूमिका प्रभावी है, केंद्र की भूमिका होती है, राज्य की होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपको नए जिले का निर्माण या विघटन करना संदर्भी है तो यहाँ पे राज्य सरकार विधानसभा में सिर्फ एक कानून पारित करके, आदेश जारी करके ऐसी चीजों में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप कब होगा या अनुमति की आपकी कब जरूरत होगी, यदि आप किसी की कह सकते हैं कि किसी जिले या रेलवे स्टेशन का अगर आपको नाम परिवर्तित करना होगा तब केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। अगला यहाँ पे है विधानसभा अध्यक्ष की यहाँ पे शक्तियों के संदर्भ में, कि विधानसभा के जो होते हैं अध्यक्ष, उनकी कौन कौन सी यहाँ पर आपको शक्तियां प्रदत्त हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण हाल में निर्देश दिया है, ठीक है, क्योंकि दल बदल आपको देखा जाए तो कई राज्यों में चुनाव के पश्चात की स्थितियों में देखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय ये दिया है कि दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं सूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष देखिए दल बदल के कानून की सुनवाई तो कर सकते हैं, उस मामले में डिसीजन देंगे, लेकिन ये डिसीजन आप नहीं दे सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष कि उसके पूर्व विधानसभा सदस्यता को यहाँ पर एमएलए की सदस्यता, मतलब एमएलए का जो दर्जा है वो आप वहां पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ पूर्वोत्तर परिषद थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा का विषय रहा है, उसको देख लेते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर जो परिषद है, प्रधानमंत्री ने एनईसी के, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अर्थात एनईसी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने एनईसी के 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के संदर्भ में 8 स्तंभों पर कार्य करने पर बल दिया है। ये है शांति, विद्युत, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि, खेल और क्षमता निर्माण। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी यहाँ पे उद्घाटन किया। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर परिषद के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना संसद के द्वारा की गई थी, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत। इसका जो नियंत्रक निकाय होता है या परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसकी संरचना देखी जाए इसमें केंद्रीय गृह मंत्री एनईसी का यहाँ पे प्रधान अध्यक्ष होते हैं और इसमें 8 राज्य शामिल हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। कार्य देखा जाए तो इसका पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतरराज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में से प्रदान करना, ये सारा काम देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य परिषद के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची में सुधार के संदर्भ में यहाँ पर कुछ चर्चा का यहाँ पर विषय बना है कि हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुनर्विचार करने का यहाँ पे समर्थन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो 7वीं अनुसूची है अनुच्छेद 246 के तहत यहाँ पर देखा जाए तो इसमें केंद्र राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के विभाजन को लेकर उत्तरदायित्वों का यहाँ पे विभाजन करती है, जिसमें हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों को यहाँ पर देखते हैं, जो कि 7वीं अनुसूची में देखे जाए तो यहाँ पर इनको 3 अनुसूचियों में से डिवाइड किया गया विभिन्न विषयों को लेकर के। संघ सूची के संबंध में संसद के पास विशेष शक्तियां होती हैं, जैसे कि आपको रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, और यहाँ पे देखा जाए तो 100 सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल हैं वर्तमान समय में, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ पे 97 विषय इसमें थे। उसी तरह राज्य सूची के विषय पे देखा जाए तो राज्य विधानमंडलों के पास विशेष शक्तियां होती हैं, उस पर वो कानून बना सकते हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, दांव, जुआ इत्यादि जैसी चीजें हैं। राज्य सूची के विषय में देखा जाए तो 61 विषय वर्तमान समय में है, जबकि मूल रूप में इसमें 66 विषय थे। इसी तरीके सूची 3 जो है वो संवर्ती सूची है। इसके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास शक्तियां होती हैं, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन जीव, जानवरों की सुरक्षा इत्यादि जो विषय हैं वो आपको संवर्ती सूची के विषय में आते हैं। संवर्ती सूची में देखे जाए तो 52 विषय शामिल हैं, जबकि मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। एक चीज और यहाँ पे संवर्ती सूची के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूं कि
समवर्ती सूची में देखा जाए तो आपको राज्य सूची, केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में आपको, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों के अगर कानून बनाए जाते हैं, ये आपके लिए, चलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता हूं, ये बताइए यदि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में किसका कह सकते हैं कानून मान्य होगा, और जो कानून बना या अमान्यता होगी वो किस आधार पर, उसका कारण क्या होगा अमान्य होने का। ठीक है, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के सभी बच्चे जो भी यहाँ पर जो है जिन्होंने देख रहे हैं, ये आंसर आपको बताना है कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र राज्य दोनों के कानून बनाए जाने पर किसका कानून किस आधार पर यहाँ पर आपको अमान्य माना जाता है। चलिए यहाँ पर एक और यहाँ पर मुद्दा आया है सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के। हाल ही में देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब रावी तथा व्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी समझौते पे पहुंचने में यहाँ पर विफल रहे और इसके कारण सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा अभी भी यहाँ पे अलसुलझा बना हुआ है। देखा जाए तो इस नहर में सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली इस प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर में पंजाब से यहाँ पर हरियाणा राज्य के गठन के बाद 1966 में से बनाया गया था। और ये जो लिंक आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसके संदर्भ में ये वाला जो एरिया यहाँ पर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के। और ये 92 किलोमीटर के कैनाल एक लिंक यहाँ पर डेवलप की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपकी यमुना नदी यहाँ पे जा रही है और ये आपकी यहाँ पे सतलज नदी जा रही है। ठीक है, तो सतलज और यमुना है, अब इनको यहाँ पर इंटरलिंक करने की स्थिति यहाँ पर डेवलप की जा रही है। चलिए यहाँ पे अगली मुद्दा यहाँ पर देखिए कि अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक आपके प्रावधान क्या है। क्योंकि मुद्दा ठीक है नदियों का यहाँ पर आया है, लेकिन इस विवाद को निपटाए जाने के प्रावधान क्या क्या है। देखिए 7वीं अनुसूची यहाँ पर अगर हम देखें तो राज्य सूची के विषय क्रमांक 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें और ड्रेनेज। संघ सूची का विषय क्रमांक 56 अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास। ये दोनों ही देखे जाए तो 7वीं अनुसूची में विषय शामिल हैं और राज्य और संघ दोनों ही सूचियों में इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 262 क्या कहता है इसके संदर्भ में कि अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 यहाँ पे पारित किया था। देखा जाए तो इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है और अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद में संबंधित पक्षकारों के लिए यहाँ पे बाध्यकारी होता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान तंत्र को प्रतिस्थापित करता है और इसके लिए यह विवाद समाधान समिति और विवाद निपटान के लिए स्थायी अधिकरण के गठन का भी यहाँ पे प्रावधान करता है। देखे जाए तो आपको प्रमुख अंतरराज्यीय नदी जो विवाद है भारत में, वो भी मैं यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड वे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तो हमने देख लिया, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, एक तो सतलुज यमुना लिंक को लेकर विवाद की स्थिति है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो रावी, व्यास और सतलुज ये आपको पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के मध्य एक विवाद का कारण बनती है नदियां। इसी तरीके से जो नर्मदा नदी है ये आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान 4 राज्यों से होकर गुजरती है और वहां पर कभी कभी विवाद की स्थिति होती है। मांडेल और मांडोवी महादाई जो संबंध है ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य के मध्य है। और जहां पर देखा जाए जो नदियां एक से ज्यादा राज्यों के मध्य बह रही हैं वहां पर आपको कुछ विवाद की स्थितियां बनती हैं। कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके नदी जल बंटवारे को लेकर समस्या हमेशा रहती है। पेरियार नदी जो है तमिलनाडु और केरल राज्य के मध्य विवाद का कारण बनती है। कावेरी जो नदी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्यों के मध्य विवाद का हिस्सा है। गोदावरी देखा जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्यों को मध्य विवाद का एक हिस्सा यहाँ पर देखी जा सकती है। देखिए स्थिति भी देख लीजिए, ये गोदावरी है, यहाँ से देखा जाए आपको पूरे के पूरे यहाँ पर पूरब से पश्चिम नदी को यहाँ पर जोड़ रही है। यहाँ पे कावेरी आपको देख सकते हैं, यहाँ पेरियार आपको है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सतलुज है, यहाँ इंडस, झेलम, ब्यास, रावी यहाँ पर आपको नदियां हैं। इसी तरीके से ये नर्मदा नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वंशाधारा संबंधित आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में है, ये है वंशाधारा की नदी जो है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की स्थिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुर्खियों के बारे में। एक है यहाँ पे संविधान की 9वीं अनुसूची, थोड़ी सी चर्चा का विषय यहाँ पे आई है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और आपको पूछना चाहूंगा
कि अवशिष्ट सूची थोड़ा सा यहाँ पर आप बताएं कि अवशिष्ट सूची में क्या प्रावधान है और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय यहाँ पे रखे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में। झारखंड विधानसभा ने रिक्त पदों और सेवाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 77% यहाँ पर करने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी है। और हालांकि देखा जाए तो राज्य सरकार ने कहा है यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसके पीछे का उद्देश्य था कि कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना। हालांकि आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। इस तरीके से यहाँ पर कुछ मामले हैं जो 9वीं अनुसूची के तहत रखे कर आपको एक तरीके से न्यायिक समीक्षा से बचाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। दूसरा एक देखिए यहाँ पे कानून है आसफा, जो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर है। इसके संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए तो क्यों ये चर्चा का विषय रही है, तो गृह मंत्रालय ने देखा जाए तो असम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों से यहाँ पर आसफा अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया है। इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों में आसफा को हटाया गया है। इस घोषणा के बाद अब इन 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में आसफा लागू रहेगा। इसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा जम्मू कश्मीर में भी आसफा को लागू किया गया है। आसफा कानून के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखा जाए तो यह कानून आसान क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को आसफा अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियां तथा धारा 6 के तहत उन्हें उन्मुक्तियां प्रदान करती। कई बार किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुश्किल यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में सिविल प्रशासन की सहायता के लिए यहाँ पे सशस्त्र बलों का उपयोग किया जाता है। तब वहां पे आसफा की घोषणा की जाती है और आसफा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को आसान क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया जाता है। आसान क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो देखिए केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्यपाल भी कर सकता है और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासक है वो भी अपने अपने क्षेत्रों में यहाँ पर आपको आसफा घोषित कर सकते हैं या किसी क्षेत्र में आसान क्षेत्र घोषित करके वहां आसफा लागू किया जा सकता है। अब आपको बताना, मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपको आसफा किन राज्यों में, या कह सकते हैं आसफा सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया और सबसे पहले यहाँ पर किस राज्य से हटाया गया। ये आप मुद्दे यहाँ पर आप इसका आंसर आप मुझे देंगे कि आसफा किस राज्य में यहाँ पे सबसे पहले लगाया गया और कहां से यहाँ पर आपको सबसे पहले हटाया भी गया। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप आंसर दें। कमेंट में देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको पूछता चल रहा हूं, आप उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला यहाँ पे है अंतरराज्यीय परिषद। और अगर आप देखिए इससे मुझे एक चीज और पता चलेगा कि आप लोगों में कितने लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो को जो आपको मैं क्वेश्चन जहां पूछ रहा हूं जब तक आप उस वीडियो यहां तक आप नहीं देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक ये भी पता चले कंटिन्यूटी कितने बच्चे आप देख रहे हो और कितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हो। चलिए अगली बात करते हैं अंतरराज्य परिषद के बारे में। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरराज्य परिषद का यहाँ पर पुनर्गठन किया है और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को ऐसी परिषद के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का भी यहाँ पे अधिकार देता है। तो ध्यान रखिएगा अंतरराज्य परिषद को कौन गठित कर सकता है, राष्ट्रपति, और इनके कार्यों को भी यहाँ पर इनके कार्यों का विभाजन कह सकते हैं, इनको आवंटन जो होता है वो भी राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 263। इसके साथ साथ अंतरराज्यीय सहयोग जो परिषद है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसका गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा के अधीन ऐसी परिषद की स्थापना की जाती है। संरचना में देखें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसके यहाँ पे सदस्य होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विकास सभा रहित जहां पर नहीं है विधानसभा वहां केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होंगे। अस्थायी समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अस्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट यहाँ पर आपको करेंगे। राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, उन्हें यहाँ पे सलाह देना इनका कार्य होता है। उन विषयों की जांच करना, उन पर चर्चा करना तथा जिनमें 2 राज्यों अथवा राज्यों एवं संघ के समान
या साझा हित शामिल हो। तो ऐसे विवादों को ये सुलझाते हैं, जो मान लीजिए दो राज्यों के मध्य विवाद का हिस्सा हो या केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ विवाद का हिस्सा हो, तो ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखेंगे। नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए यहाँ पर सिफारिशें करना भी इनका कार्य होता है। अगले यहाँ पे देखिए, अधिकरण को लेकर थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है। तो किस प्रकार के अधिकरण चर्चा का विषय है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में हाईकोर्ट के अधीनस्थ बताया है कि हाईकोर्ट के अधीनस्थ होते हैं। जो भी न्यायाधिकरण है वो किसके अधीनस्थ होंगे? हाईकोर्ट के यहाँ पे इन्हें अधीनस्थ बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह निर्णय विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य को रोकने वाले एनजीटी के निर्णय के संबंधों में दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अधिकरण जो बनाए जाते थे, जिनके डिसीजंस को देखा जाए तो बाध्यकारी की स्थिति होती थी, यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे जो अधिकरण बनाए जा रहे हैं वो हाई कोर्ट के यहाँ पर नीचे आएंगे। अब देखा जाए तो एनजीटी के निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत दीवानी और सिविल मामलों की यहाँ पे सुनवाई करता है। तो एनजीटी देखिए कौन कौन से मामले सुनता है? जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 7 कानून के तहत आने वाले मामलों के लिए सुनता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एनजीटी के बारे में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में। देखिए, सरकार के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर देखा जाए तो हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। इसकी संरचना के संदर्भ देखे जाए तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो कि इसका अध्यक्ष होगा, और कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य यहाँ पर इसके विशेषज्ञ सदस्य होंगे। कार्यकाल देखा जाए तो इनका 5 साल का होता है और पुनः यहाँ पर इनकी नियुक्ति के लिए ये पात्र नहीं होते हैं। कार्य क्या है? तो इसे पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण संबंधित सिविल मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसके लिए निर्णय जो है विवाद में शामिल सभी पक्षकारों के लिए यहाँ पे बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय जो होंगे तो बाध्यकारी होंगे, जो भी पक्ष यहाँ पर दोनों पक्ष इसमें शामिल होंगे उन पर। चलिए, यहाँ पर एक मुद्दा है न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के, जो कि लगातार देखा जाए तो हर साल ही यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पे चर्चा का विषय ये बन ही जाते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का देखिए क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीश यहाँ पर फाइनली नियुक्त होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की मदद से की जाती है। कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जहां एक समिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण से संबंधित यहाँ पर निर्णय लेती है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 3 सदस्य, यदि हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है तो शामिल इसमें होते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा मृत्युदंड, डेथ पेनाल्टी, कैपिटल पनिशमेंट को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा का विषय है कि 1980 में वचन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अंतर्निहित उचित प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और इसकी प्रक्रिया के कारण मृत्युदंड की यहाँ पे संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो ना तो मनमानी है और ना ही यहाँ पे न्यायाधीशों को अत्यधिक विवेकाधिकार यहाँ पर देती है। हालांकि इसने भविष्य में दंड देने वाले न्यायाधीशों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच निर्णय करते हुए एक रूपरेखा भी यहाँ पे प्रदान की है। देखा जाए तो विधिक सेवा जो प्राधिकरण है ये यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहली बैठक है और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे न्यायपालिका से विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का आग्रह किया था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि विचाराधीन कैदियों से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14(1) है। यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान यहाँ पे संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखा जाए तो लोक समता का यहाँ पे अधिकार जो दिया गया है वो इनको दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 20(2) को अगर हम देखें तो इसमें भी एक प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी वाले मौलिक अधिकार में त्वरित सुनवाई का भी अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने, अपना बचाव करने के अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
घोषित करते हैं कि कोई भी अभियुक्त जिसे त्वरित सुनवाई के लिए अधिकार से वंचित किया गया है वह इस तरह के अधिकार को लागू करवाने के उद्देश्य से क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 39 समाज के गरीब कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है एवं सभी के लिए न्याय यहाँ पे सुनिश्चित करता है। तो देखिए जो भी यहाँ पर विचाराधीन कैदी हैं उनसे संबंधित यहाँ पर आर्टिकल 14, 20(2), 21, 22, 32, 226 और 39 ये सभी प्रावधान आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा का विषय रहा है कि इन विचाराधीन कैदियों को किस तरीके से इनके मामलों की सुनवाई की जाए, इनको तेजी से इन मामलों को निपटारा किया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। देखिए इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई। नियुक्ति देखें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार राज्य के हर जिले में DLSA का गठन करती है। इसकी संरचना देखें तो इसका प्रमुख जो होगा जिला न्यायाधीश होगा और LSA के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इनका कार्य क्या है तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों, कानूनी साक्षरता शिविरों आदि का यहाँ पे आयोजन करना, साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण नागरिकों को न्याय और मौलिक अधिकारों से यहाँ पे वंचित न किया जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर यहाँ पर बोझ को कम करना, तो ये सारा काम यहाँ पर देखा जाए TLSA का है। इसके बाद संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का निर्णय लिया गया है। ई कोर्ट परियोजना के तहत यहाँ पर देखा जाए तो 4 नई पहलें इसमें शामिल की गई हैं। पहला वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, यह न्यायालय से जुड़े मामलों महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों को दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा जस्टिस जो है मोबाइल एक ऐप 2.0 जारी किया गया है। यह ऐप न्यायिक अधिकारों के लिए शुरू किया गया और इसके माध्यम से वे लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकते हैं और इससे न्यायालय और दायर मामलों पर प्रभावी प्रबंधन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तीसरा इसमें है डिजिटल कोर्ट। इस पहल के तहत न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे और इससे न्यायिक कार्रवाइयों को कागज रहित बनाने में भी मदद मिलेगी। चौथा यहाँ पर है S3 वास वेबसाइट्स। इसके तहत जिला न्यायपालिका संबंधित विशेष सूचनाओं को, सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट का उसमें निर्माण करना, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग करना और प्रबंधन करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अगला इसमें देखिए पूर्व न्याय या प्रान्याय जुडिकेटा यहाँ का अधिकार का सिद्धांत यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है। क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत न केवल अलग अलग पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में बल्कि उन्हीं कार्यवाहियों के बाद के चरण में भी लागू हो सकता है। पूर्व न्याय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी निर्णीत मामले से है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार एक बार गुण दोष के आधार पर निर्णय दिए जाने के बाद कार्यवाही का कारण के आधार पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। अर्थात किसी मामले पर जो भी निर्णय यहाँ पे दिया जा चुका है, अगर वहां पे कुछ अन्य एस्पेक्ट आते हैं तो उस पर फिर से हम मामले को फिर से सुना जा सकता है, फिर से ओपन किया जा सकता है। यह मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देता है, साथ ही पक्षकारों को एक ही मामले के कारण 2 बार यहाँ पे परेशान होने से बचाता भी है और ऐसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पूर्व न्याय के यहाँ पे पूर्व न्याय से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, किसी निर्णित मामले से है जिस पर निर्णय दिया गया हो। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार गुण दोष के आधार पर निर्णय दिए जाने के बाद भी कार्यवाही का कारण, ठीक है, के आधार पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला इसमें है तत्व और सार का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है, तत्व या अर्थ है यथार्थ प्रकृति और किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति, और सार का अर्थ है किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक भाग। इसमें कहा गया है जहां यह निर्धारित करने का प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशेष कानून किसी विशेष विषय या एक सूत्री या किसी अन्य में उल्लिखित से संबंधित है तो न्यायालय मामले के सार को देखेगा। ठीक है, जहां पर यह देखना हो कि क्या कोई विशेष कानून से संबंधित है तो उसमें न्यायालय सार को देखेगा। और इस प्रकार यदि सार संघ सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची के कानून के द्वारा इसका आकस्मिक अतिक्रमण किया गया है तो इसे वो अमान्य बनाता है। ठीक है, तो अगर सार मूल सार निकल के आज किसी मामले का मूल सार निकल के आए कि भाई संघ विषय का हो सकता है और उसे राज्य सरकार के द्वारा या राज्य कानून के द्वारा पालित किया जा रहा है तो उसे हम अमान्य घोषित करेंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता गैस कंपनी वाद 1962, इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 1990, जिलू भाई नान भाई खाचरवाद 1994 आज जैसे विभिन्न वादों में तत्व और सार के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। कोई विधि जिस सूची के अंतर्गत आती है
उस सूची का निर्धारण करने के उद्देश्य से उस विधि की वास्तविक प्रकृति एवं चरित्र को अभिनिश्चित किया जाना यहाँ पे आवश्यक है। तो सबसे पहले कोई भी जो वाद आता है उस वाद की प्रकृति को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए यथार्थ प्रकृति को जाना, वास्तविक उसकी प्रकृति को जाना जाता है, और साथ ही साथ उस तत्व के यहाँ पे किसी चीज के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक भाग को जाना जाता है, और उसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विषय किसका है, राज्य सूची का है, संघ सूची का है, और उस आधार पर फिर वहां पर उसी कानून के अनुसार उसी प्रक्रिया के तहत उन मामलों की सुनवाई होती है। तो यही है तत्व और सार का सिद्धांत। इसके बाद देखिए छद्म कानून का भी सिद्धांत यहाँ पर है। क्या है छद्म कानून का सिद्धांत? देखिए यहाँ पर यह सिद्धांत इस कहावत पे आधारित है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। यह इस धारणा को दर्शाता है कि कानून का उपयोग उस शक्ति के छद्मवेश या उसकी आड़ में नहीं किया जा सकता। इसे एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। यदि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो यह अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो यहां पर इसे ही छद्म कानून का सिद्धांत कहा गया है। चलिए अंतिम यहां पर एक एस्पेक्ट और मैं आपको बता देता हूं कि भारत का विधि आयोग से रिलेटेड एक कंटेंट है। केंद्र ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का यहाँ पे गठन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है अध्यक्ष? ऋतुराज अवस्थी जो हैं वो 22वें विधि आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 1955 में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था, तब से 21वें विधि आयोग यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, और इनमें से प्रत्येक का 3 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल होता है। इसमें देखिए भारत का विधि आयोग के संदर्भ में यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग का यहाँ पे सचिव होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के इसमें सचिव होंगे। अधिकतम 5 अंशकालिक इसमें सदस्य होंगे, और कार्य इनका है कि मौजूदा कानून की व्यापक महत्वपूर्ण जांच करना। यह विधि और न्याय मंत्रालय के तहत एक सलाहकार यहाँ पर निकाय ही है। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पर आपको बोला गया एक पूर्णकालिक सदस्य है, और इसमें देखा जाए एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो 4 पूर्णकालिक सदस्यों के नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है लेकिन 4 अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के नाम नहीं है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 4 अन्य विधि आयोग के 4 अन्य पूर्णकालिक सदस्य कौन से हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और आपसे पूछूंगा कि पहले विधि आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम यहाँ पर सेशन को कर रहे हैं समाप्त। राज्य व्यवस्था एवं पॉलिटी के अंतर्गत देखा जाए तो आपके करंट अफेयर्स के PT4T5 श्रृंखला के तहत ये हमारा वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। आप इसे अच्छे से देखिए, रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट में मुझे सबके आंसर यहाँ पे चाहिए। जिन्होंने भी पूरा देखा होगा वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ये सबसे लास्ट में पूछा है। ठीक है, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कर रहे होंगे, तो उससे मुझे आपको पता चलेगा कितने लोग यहाँ पे पूरा कंटिन्यू देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अगर कैसा लगा वीडियो वो जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसे कंटिन्यू रिवीजन जैसे करते चलिएगा। जीएस के उन पोर्शन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और यहाँ पर साथ ही साथ करंट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।